ईरान में। और जितनी खबरें यहाँ आ रही हैं, खबरें ऐसी आती हैं कि तेहरान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है इजराइल। अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है रिजवी साहब, जरा आप बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दुनिया के जितने भी हक पसंद लोग हैं और जिन्होंने मसलन जिनको उम्मीद है ईरान के इस इनकलाब से और ईरान के स्टैंड से जो उसने अमेरिका के खिलाफ लिया है, उन सबको मैं ताज़ियत, उन सबको शोक व्यक्त करता हूँ रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत पे। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये जंग इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के हक पसंदों की जंग है कि जहां पे एक तरफ हक है और एक तरफ बातिल है, जहां पे एक तरफ गुड है और एक तरफ इविल है। तो ये कुल्ली एक बात। इसके बाद ईरान में जो चल रहा है कि आप देखिए न्यूज जो है फिलहाल एक मुश्किल जो है पूरे दुनिया की जो असल न्यूज का सोर्सेज हैं वो वेस्टर्न मीडिया से न्यूज ली जाती हैं और वेस्टर्न मीडिया पे पूरा कंट्रोल जो है वो अमेरिका और इजराइल का है। तो इस हिसाब से आपको लगता है ऐसा है, दिखता है ऐसा है, खास तौर से जब हम अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया देखते हैं तो लगता है सिर्फ ईरान पे ही अटैक हो रहा है और चारों तरफ से ईरान में हमला हो रहा है। हाँ, हमले यहाँ पे हो रहे हैं, खास तौर से तेहरान में अटैक्स हो रहे हैं और भी जगह पे अटैक्स हो रहे हैं। कई सौ लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई सौ लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें से वो 170 बच्चियां भी हैं कि जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी और फिर उनपे अटैक करके उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से एक गुस्से का माहौल है, एक इंतकाम लेने का माहौल है, कोई भी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे नहीं है। पब्लिक पूरी तरीके से सड़कों पे है। आप देखें, अगर कंपेयर करें तो जो मिसाइल ईरान से जब जाती हैं, मिसाइल्स ईरान से इजराइल की तरफ जाती हैं, तेल अवीव की तरफ जाती हैं, हैफा की तरफ जाती हैं, तो वहां पे सड़कें सुनसान है, वहां के लोग बंकरों में छुपे हुए हैं। लेकिन ईरान में माहौल दूसरी तरीके से है। रोज रात में यहाँ पे रोजा को इफ्तार के बाद तकरीबन 2-3 घंटे तक लोग जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे चौराहे हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स हैं, वहां पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं, अपने रहबर इमाम खामनेई की अज़ादारी करते हैं, नौहा, मातम और बहुत सारे यहाँ पे फिर नारे वगैरह लगते हैं, इंतकाम की बात होती है। तो चारों तरफ जो मूड है इस वक्त जनता का वो ये है कि वो सिर्फ इंतकाम चाहते हैं। जिन्होंने यहाँ के रहबर, यहाँ के सर्वोच्च नेता की हत्या करी है, उनके खिलाफ वो इंतकाम चाहते हैं और पूरी तरीके से लंबी जंग की आमादगी दिखाई पड़ती है सड़कों पे। मैं मिलिट्री लेवल पे नहीं कह रहा हूँ, मिलिट्री लेवल पे तो आमादगी है ही है, लेकिन जो आमादगी यहाँ की आवाम के अंदर है, जो आमादगी यहाँ की जनता के अंदर है, वो वाकई कहीं भी दुनिया में देखने को नहीं मिलती है। एक ऐसा माहौल कि जब मिसाइल बरस रही हैं, ऊपर फाइटर जेट्स देखे जा रहे हैं और नी जनता जो है वो मर्ग बर इजराइल, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे के साथ पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी मिलिट्री फोर्सेस के सपोर्ट में खड़ी हैं। और उसके अलावा जो ये खबरें आ रही हैं कि सारे मजलिस खुबरगान के सारे मेंबर्स को मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं। कल जहां पे अटैक हुआ था कुम के अंदर, मजलिस खुबरगान का जो काउंसिल का जो ऑफिस था वो बिल्कुल खाली था, वहां पे कोई भी सीनियर मेंबर नहीं था और सब लोग सुरक्षित हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं और नेक्स्ट जो लीडर है ईरान की, उनको चुनने की प्रक्रिया अपने पूरे जोश खरोश से चालू है, जारी है और जल्द ही उसका नतीजा जो है वो पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। जी, जरा रिजवी साहब ये भी समझना चाहता हूं कि ईरान का जो अमेरिकी बेस पर जो सैनिक अड्डे हैं, हवाई अड्डे, जो सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के अलग अलग देशों में, मिडिल ईस्ट में, जिसमें सऊदी अरब भी है, जिसमें कतर भी है, कुवैत भी है, इधर यूएई भी है, बहरीन भी है, इन सब पे जो हमले हो रहे हैं, इसकी क्या प्रतिक्रिया ईरान के अंदर है और इसकी क्या प्रतिक्रिया इन देशों के अंदर है? खबर तो वहां आती होगी, जरा आपसे समझना चाहता हूं। आप अगर देखिए पिछली बार जब 12 दिन की जो जंग हुई थी, अगर आपको याद होगा राजीव जी, तो जो लास्ट अटैक जब हुआ था, जब B-2 बॉम्बर आया था और फिर उसने फोर्दो के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक किया और उसकी जवाही कार्रवाई में ईरान ने कतर के ऊपर अटैक किया था, अल उदैद बेस के ऊपर। तो उस वक्त से ही वाजे था, उस वक्त से ही साफ था कि अब जब लड़ाई होगी तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के दरमियान नहीं होगी। अब जो टारगेट होंगे वो यूएस के बेसेस रहेंगे और बार बार इसको ईरान के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ईरान के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उन्होंने कहा था कि अब हम जब भी जंग हमारे ऊपर थोपी जाएगी, जब भी हम पे अटैक किया जाएगा, तो हम जवाबी कार्रवाई में जितने भी यूएस के बेसेस हैं उन सब पे अटैक करेंगे। और एक बहुत खुशी का माहौल है जनता के अंदर इसका बहुत स्वागत किया जा रहा है कि यूएस के तमाम बेसेस के ऊपर अटैक किए जाए, क्योंकि ये वही यूएस बेसेस हैं
जो ईरान का मेन खतरा है। मसलन जब फाइटर जेट्स आते हैं तो इजराइल के अंदर वो ताकत नहीं है कि डायरेक्ट इजराइल से फाइटर जेट उड़े और ईरान पे आके हमला कर सकें, बल्कि यही वो बेसेस हैं, चाहे वो यूए का बेस हो, चाहे वो कुवैत का बेस हो, चाहे वो बहरीन और कतर का बेस हो, ये वो बेसेस हैं कि जो सपोर्ट देते हैं, जो लाइफलाइन देते हैं इजरायली सेना को और अमेरिकन सेना को कि जो वो ईरान के अंदर तक आके हमले कर सकें। तो इस वक्त ये जो स्ट्रेटेजी है ईरान की वो ये है कि इन सारे बेसेस को खत्म करके इस पूरे रीजन से, इस पूरे क्षेत्र से अमेरिका की सेना को, अमेरिकन फोर्सेस को बाहर निकाला जाए। और ये कह सकते हैं कि ईरान का जो टारगेट है, जो मकसद है इस जंग का फिलहाल वो पहले लेवल में ये है कि जितने भी बेसेस हैं इन बेसेस को खत्म करके अमेरिकन फोर्सेस को इस पूरे रीजन से बाहर निकाला जाए, ताकि इन्होंने जो एक माहौल बना रखा है, गुंडागर्दी का माहौल, एक फोर्स का माहौल कि हम जिस पे चाहे अटैक कर सकते हैं, ये माहौल इस पूरे रीजन से खत्म किया जा सके। जी, इस बीच अमेरिका के एक पूर्व कर्नल हैं सेना में, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को बड़ा लॉस हो चुका है, बड़ा नुकसान हो चुका है, और नुकसान इस ढंग से कि जो तमाम जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। इसमें कितना दम है ये आपसे समझना चाहता हूं। और ईरान की स्ट्रेटेजी इस वक्त, जी, ईरान की स्ट्रेटेजी इस वक्त मिडिल ईस्ट को लेके क्या है, क्योंकि कतर कह रहा है कि अगर हम पर किसी ढंग का दबाव या हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। इसके क्या मायने हैं रिजवी साहब? जी, जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, कमांडर्स हैं बड़े बड़े ईरानी फोर्सेस के, उन्होंने जो मैंने लास्ट जो डेटा देखा था, उन्होंने कहा था तकरीबन 650 अमेरिकन सोल्जर्स या घायल हुए हैं या मारे जा चुके हैं। तो 650 से 700 तक की तादाद जो है वो ईरानी फोर्सेस ने दी है कि इतने अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं मारे जा चुके हैं या घायल हैं, दोनों मिला के ये तादाद 700 के आसपास है। दूसरी बात, जो ये खाड़ी के जो देश हैं, कतर है, सऊदी अरब है, अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये खुद जो है वो आजाद नहीं है, इनके पास अपनी कोई आवाज नहीं है, ना ये डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए मुल्क हैं, हुकूमतें हैं कि जहां पे आगे पब्लिक का सपोर्ट है। ये वो हुक्मरान हैं, ये वो सत्ताधारी अफराद हैं कि जिनको अमेरिका ने अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए मुख्तलिफ जगह पे बैठाया हुआ है। तो इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि ये खुल के किसी तरीके से अपना स्टैंड ले सके। इनका स्टैंड वही स्टैंड होता है कि जो यूएस का स्टैंड होता है। तो अगर कतर को ये एतराज है, अगर कतर को ये प्रॉब्लम है कि ईरान हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, तो इसका जवाब अब्बास आराकी साहब ने पहले दे दिया है कि हमने जितने भी अटैक्स किए हैं इन सारे देशों के ऊपर, वो हमने यूएस के बेसिस के ऊपर किए हैं। यूएस का बेस हो या यूएस की एम्बेसी हो, ये कोई भी कतर का हिस्सा नहीं शुमार होता है, बल्कि ये यूएस की जमीन इसको माना जाता है। तो ये बात अब्बास आराकी साहब ने भी पहले कही है और दूसरे लोगों ने भी कही है कि हम कतर के साथ, हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है, ये हमारे फ्रेंडली मुल्क हैं, लेकिन हम जो अटैक कर रहे हैं उन अड्डों पे अटैक कर रहे हैं, उन बेसिस पे अटैक कर रहे हैं जहां से हमारे खिलाफ साजिश रची गई, जहां से हमारे ऊपर हमले का प्लान बनाया गया। तो इसी वजह से ये जो ममालिक हैं, इनको भी इतना ज्यादा अधिकार नहीं है कि इतना ज्यादा खुल के विरोध कर सकें कि हम आपके ऊपर रिटेलिएशन में अटैक करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका से, इनके ऊपर इजराइल से प्रेशर रहता है और ये इनके ही बिठाए हुए हुक्मरान हैं, इनके ही बिठाए हुए एक तरह से पपेट हैं, तो ये बहुत ज्यादा मजबूर हैं कि इस तरह के बयानात दें। नहीं तो ये भी जानते हैं और ये भी समझते हैं इस बात को कि ईरान के पास हक है उन सारे बेसिस पे, उन सारी जगहों पे अटैक करने का, रिटेलिएट करने का, जो यहां पे अटैक के लिए मददगार साबित होते हैं। जी, एक सवाल और भी है कि यहां पर दूसरी तरफ कुवैत में कल अमेरिकी विमानों, जेट विमानों के मार गिराए जाने की खबर आई, और ये कुवैती सरकार ने ही, वहां का रक्षा मंत्रालय ने ही कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि कई अमेरिकी विमान मार गिराए गए हैं। उसके बाद शाम होते होते खबर आई कि कुवैत ने ही उन अमेरिकी विमानों को, ये F-15E, उसको मार गिराया है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि पहले अगर कुवैत ने ही अगर मार गिराया है, तो फिर पहले उसने क्यों कहा कि कई विमान मार गिराए गए हैं लेकिन उसके पायलट्स जो हैं, क्रू मेंबर्स, वो सुरक्षित हैं? और बाद में क्या यहां पर किसी तरह का प्रेशर था कुवैत के ऊपर? क्या इसको ईरान ने मार गिराया था या कुवैत ने ही गलती से मार गिराया? ईरान में इसको लेकर कोई चर्चा हुई क्या? जी, ईरानी ऑफिशियल्स का बयान जो जहां तक था, उन्होंने कम से कम एक फाइटर जेट की बात कही थी कि हमने जो है एक फाइटर जेट को मार गिराया है। लेकिन इसके जवाब में यूएस फोर्सेस ने कहा
और ये बहुत मसलन हंसने वाली बात है कि वो कहते हैं कि फ्रेंडली फायर में हमारा फाइटर जेट गिर गया। मसलन ऐसे लगता है कि पार्क में कोई गेम हो रहा था और वहां पे फ्रेंडली फायर हो गया, और खुद ही हमने, जिसको कि बाद में उन्होंने कुवैत के जरिए से इसको एडमिट करवाया कि हमने, कुवैत ने मसलन गिरा दिया है प्लेन को। तो एक तरह से ये छुपाने की बात होती है, छुपाने की कोशिश होती है, ताकि बहुत ज्यादा ईरान की जो पावर है, ईरान की जो कुदरत है कि वो फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है, इसको दबाने के लिए, इसको कम करने के लिए ये कोशिशें होती हैं कि ऐसे कि आपस में ही हमसे गलती से फाइटर जेट हमने गिरा दिया है। और ये दुनिया अगर सुने इसको और सीरियसली सोचे तो उसे हंसी आएगी कि फाइटर जेट्स किस तरह से कोई अपने ही फाइटर जेट्स को, वो फाइटर जेट्स को जो आपके ही बेस पे खड़े हैं, उसको कोई खुद कैसे गिरा सकता है। तो ये बात वही है कि आप जो कह रहे हैं, प्रेशर में आके यूएस के इस तरह के बयान देने की कोशिश की जाती है ताकि ईरान और ईरान की जो सैन्य फौजें हैं इनकी ताकत को कम दिखाया जाए। और अगर ये बात दुनिया में चली जाए कि जो हकीकत है कि वाकई ईरान के पास वो पावर है, वो मिसाइल्स हैं, वो सिस्टम्स हैं कि जो अमेरिका के फाइटर जेट्स को भी गिरा सकते हैं, तो ये खुद इनके लिए बहुत खतरनाक है, जो ये खुद इनके लिए बहुत शर्म वाली बात होती है। इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि इस हकीकत को छुपा के रखें। एक बात और ये बताइए कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए हमारे आपके बीच ये ईरान की ही तस्वीरें हैं, रात को 12 बजे, और यहाँ सड़कों पे लोग हैं। और आज 2-3 ऐसी तस्वीरें भी आई कि लोग छाता लेकर दक्षिण ईरान में वहाँ बारिश हो रही है, और बिल्कुल मिडनाइट में लोग निकल के अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। नॉर्थ ईरान में बर्फबारी हो रही है, उसमें भी लोग हैं। ये देखिए, ये छाते लेकर, ये है अम्ब्रेला के साथ लोग हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जिसमें यहाँ भारी बारिश हो रही है, उसमें है लोग। और दूसरी तस्वीर जहाँ भारी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ भी लोग हैं। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर है, क्रिसमस ट्री है और लोग हैं और बर्फबारी हो रही है, ये तस्वीर भी है। इन सब के बीच उधर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि अमेरिका में सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद, अमेरिका से कहा जा रहा है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद लोगों में जश्न का माहौल है और हम उन सब की मदद करना चाहते हैं, रेजीम चेंज करना चाहते हैं। कितना क्या सच्चाई है, क्योंकि चूंकि आप वहां हैं, आपसे बेहतर फर्स्ट हैंड जानकारी, आप सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है और जो दावे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें कितना दम है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली दुनिया एक ऐसी मोड़ पे आ गई है कि जहां मीडिया के जरिए से या और जरायों से और सिस्टम के जरिए से दिन को कहा जाता है रात है और रात को कहा जाता है दिन है। और हमारी दुनिया की जनता भी इतनी भोली हो चुकी है कि उसको लगता है कि वाकई दिन जो है वो रात हो गया है और रात जो है वो दिन हो गया है। मेरा चैलेंज है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर डोनाल्ड ट्रंप मेरी बात सुन रहे हो, जितनी एक वीडियो में पब्लिक है, डोनाल्ड ट्रंप बिना पैसा दिए अगर अपने किसी भी एक शहर में अमेरिका की इतनी पब्लिक अपने सपोर्ट में बुला लें, तो मैं जो भी कहेंगे मैं हार जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत अपने मुल्क में है कि सबसे लोअर रेटिंग है इस वक्त उनकी एक प्रेसिडेंट के तौर पे, उसके बाद ऐसी बातें कहना समझ में आता है कि वाकई उनके ऊपर उम्र का जो है काफी असर हो चुका है। तो ये तो एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से भी शहादत की खबर आई है, यानी पहले शहादत हुई है एक दिन पहले और उसको 24 घंटे बाद जो है तकरीबन आम किया गया है, तो उस वक्त से लेके अभी तक डेली रोज रात में 2 से 3 घंटा 4 घंटा ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में, खास तौर से तेहरान में, कुम में, शिराज में, इस्फहान में, जितने भी बड़े शहर हैं, पब्लिक रोज रात में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इफ्तार के बाद, यहाँ पे इफ्तार तकरीबन 6:30 बजे के आसपास होता है, 6:30 बजे के बाद धीरे धीरे पब्लिक जमा होना शुरू हो जाती है और एक पूरा माहौल जैसे आपकी वीडियोस में दिख रहा है, कोई किसी को डर नहीं है और सबके जहन में ये रहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे रहबर को इन्होंने मार दिया है, शहीद कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस निजाम के सपोर्ट में जमीन पे रहें। तो ये वो तादाद है, ये वो लाखों की तादाद है कि जो इस इस्लामी इनकलाब के, इस इस्लामी क्रांति के सपोर्ट में लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि इस इस्लामी क्रांति को आगे बढ़ाया जाए, ये पूरा सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर आप जो 1 महीने पहले यहाँ पे राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसको मैं प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, कि जिसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था इंटरनेशनल मीडिया में, ट्विटर के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, उसमें पहलवी इन्वॉल्व थे, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व था, ईरान, इजराइल इन्वॉल्व था और दिखा रहा था कि एक अपराइजिंग हो गई है। इस तादाद का शायद 5% लोग भी रोड पे नहीं थे। और ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट तो नहीं कहूंगा, जहां जहां ये जमावड़े हो रहे हैं, जहां जहां ये इज्तिमा हो रहा है, जहां जहां ये लोग जमा हो रहे हैं,
ये स्पेशली वही जगह है जहां पे 1 महीने पहले दंगाइयों ने आगे हुड़दंग मचाया था, जहां पे आके लोगों को मारा था, कत्लेआम मचाया था, आगजनी करी थी। जो शहर के ऐसे पॉइंट्स थे कि जहां 1 महीने पहले अमेरिका से सपोर्टेड और इजराइल के सपोर्टेड जो गुंडे थे, जो दंगाई थे, जिन्होंने आगे उपद्रव किया था, उन पॉइंट्स पे आके ईरानी जनता इस वक्त ये ऐलान कर रही है कि हम पूरी तरीके से इस सिस्टम के साथ हैं, इस क्रांति के साथ हैं, और साथ साथ ये भी ऐलान कर रही है कि मजलिस खुबरगान काउंसिल जिसको भी नेक्स्ट वली फकीह, जिसको भी नेक्स्ट लीडर मुंतखब करती है, सेलेक्ट करती है, हम पूरे जो जोश और खरोश के साथ, पूरी जान के साथ उसका वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आयतुल्लाह खामनई का सपोर्ट करते थे। इसके साथ साथ आप ये देखें, पहले भी इसको मैंने कहा कि ये तब हो रहा है कि जब फाइटर जेट्स ऊपर उड़ रहे हैं, वो हमले लगातार हो रहे हैं। इन हमलों के दौरान आप दुनिया के किसी मुल्क में भी इस तरह के वीडियोस नहीं देखेंगे कि जहां पे फाइटर जेट्स ऊपर उड़ रहे हों, और वो भी एक ऐसे खबीस मुल्क के फाइटर जेट की जिसने पहला टारगेट ही अपना बच्चियों के स्कूल को बनाया है। यानी उनके लिए हॉस्पिटल पे अटैक करना कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए बच्चों के स्कूल पे अटैक करना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने गज्जा में 40-50 हजार बच्चों को कत्ल कर दिया। तो इतने ज्यादा गंदे लोगों के फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन लाखों की तादाद में रोज रात में, ऐसा भी नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड होता है, प्लान रहता है कि हाँ भाई हम रोज रात में आएंगे, हम रोज रात में यहाँ पे जमा होंगे, अपने अपने नेता के शोक में जमा होंगे, वहां मजलिसें होती हैं, वहां मातम होते हैं, वहां इमाम हुसैन के नाम के नारे लगते हैं, और आखिरी में सबका एक ही नारा रहता है कि जब तक हमें पूरा इंतकाम नहीं मिल जाता, जब तक हम पूरा प्रतिशोध नहीं ले लेते हैं इस कत्ल का, इस शहादत का, तब तक हम इस पीछे नहीं हटेंगे। जंग बंदी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की निगोसिएशन की बात नहीं होनी चाहिए। ईरानी आवाम पूरी तरीके से इस जंग के साथ है, और पूरे जोश और खरोश के साथ वो आखिर नतीजे तक इस जंग में अपनी फोर्सेस के साथ और अपने निजाम के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये बताइए कि क्या इस हत्या, ये जो शहादत हुई सुप्रीम लीडर की, इससे पहले और इसके बाद के ईरान में क्या फर्क आया है, जरा ये बताइए। क्या इससे पहले वहां पे लोगों में नाराजगी भी थी क्या सुप्रीम लीडर के खिलाफ? नहीं, वही मैंने कहा कि जो एम्पलीफाई करता है ना मीडिया का जादू यही है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जो एम्पलीफिकेशन की ताकत है मीडिया की, वो जो 8 और 9 जनवरी को जो दंगे हुए, जिसको एम्पलीफाई किया गया, वो एक बहुत छोटी तादाद है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, और वो तादाद भी वो थी कि जिसमें मोसाद और CIA सपोर्टेड ऐसे अफराद थे जिनका असल मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारें, ताकि यहां पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल रहे। अगर आप इसकी बात करें कि शहादत से पहले और शहादत के बाद ईरान का क्या हाल है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि शहादत से पहले भी जो यहाँ का जो इंडिपेंडेंस डे होता है, 22 बहमन कहते हैं, 11 फरवरी को जो यहाँ पे रैली निकली थी, या उससे पहले खुद 12 जनवरी को जो यहाँ रैली निकली थी, वहां पे कई मिलियंस यानी करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले थे। उसने भी अपने रहबर की हिमायत में निकले थे, इस इनकलाब की हिमायत में निकले थे। हाँ, जो नाराजगी थोड़ी बहुत थी वो महंगाई को लेके थी, लेकिन बाद में जब वो महंगाई वाले प्रोटेस्ट को मोसाद और CIA सपोर्टेड एजेंट्स ने आके हाईजैक किया, तो आवाम उनसे पीछे हट गई थी, अलग हट गई थी, और उन्होंने कहा था कि भाई ये हमारे महंगाई के प्रोटेस्ट थे, आपने आके इसको निजाम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है। तो पब्लिक पूरी तरीके से, चाहे वो शहादत से पहले हो चाहे वो शहादत से बाद हो, वो पूरी तरीके से रहबर के सपोर्ट में थी। और इसके लिए जो मेरे पास सबूत है वो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 11 फरवरी और 12 जनवरी को यहाँ पे जो बड़ी बड़ी रैलीज हुई थी, जिसमें लाखों की तादाद में कुम, तेहरान, मशहद, हर बड़े शहर में लाखों की तादाद में लोग निकले थे, वो खुद इस बात की दलील है कि उस वक्त भी रहबर के सपोर्ट में लोग बाहर निकले थे। और इस वक्त बस ये फर्क है, इस वक्त गुस्सा बहुत ज्यादा है, इस वक्त लोगों के जहन में बस एक चीज है, वो ये है कि हमें अपने रहबर की शहादत का इंतकाम लेना है। और साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि शिया आइडियोलॉजिकली तौर पे लोग गुस्से में तो हैं, लेकिन साथ साथ लोग खुश भी हैं कि एक ऐसा लीडर की जिसने तकरीबन 40-45 साल से इस मुल्क को चलाया है, और जिसके शागिर्दों में हसन नसरुल्लाह और कासिम सुलेमानी जैसे अफराद हैं कि जिनको शहादत मिली है, तो ऐसे फर्द का ये हक था कि उसको शहादत ही मिलती। वो हॉस्पिटल के बेड में मरना शायद उनकी शायाने शान ना होता। तो पब्लिक इस उन्वान से भी एक फख्र का, एक इफ्तिखार कर रही है, प्राउड कर रही है कि हमारी ड्राइवर को शहादत मिली है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर ये गम और गुस्सा भी है कि जब तक इसका इंतकाम ना लिया जाए, जब तक इसका रिवेंज ना लिया जाए, तब तक ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। और शुरुआती दौर में जो सबसे पहला हदफ है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, वो यही कि इस पूरे रीजन से, इस पूरे पश्चिमी एशिया के रीजन से अमेरिकन फोर्सेस का
बाहर निकालना, उनके सारे बेसेस को बंद करना, ये पहला हदफ है। कि इसके बाद जो अगर हम कहें कि लास्ट हदफ क्या है, वो ये है कि इजराइल में जो कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन की जमीन पे, फिलिस्तीन की जमीन को आजाद कराना और वहां पे फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाना, ये इस जंग का लास्ट मकसद हो सकता है। रिजवी साहब, एक बात बताइए, इंडिया को लेकर वहां कोई बातचीत चल रही है क्या? क्योंकि भारत के पीएम ने, प्रधानमंत्री ने इस मसले पे अभी तक कुछ नहीं कहा है। इस पर भी कोई बातचीत कहीं कोई सुनने को मिली क्या? नहीं, इस तरह की यहाँ पे मसलन कोई खास ऐसा जिक्र यहाँ पे नहीं है, क्योंकि तवक्को ये रहती है ईरान को और ईरानी आवाम को और ईरान के जो लीडर्स हैं कि वो, क्योंकि इंडिया जो है एक नेचुरल अलाई है, सालों साल से हमारे इंडिया जो है वो ईरान का नेचुरल अलाई है, तो तवक्को ये रहती है कि इस तरह का कोई ना कोई बयान आना चाहिए। लेकिन बयान नहीं आया, उसके बाद कोई खास यहाँ पे ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है, कोई खास ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं, जो यहाँ पे जो तज्जिया और तहलील करते हैं, उनका कहना है कि ये एक अच्छा साइन नहीं है और इसमें इस तरह से कुछ ना कुछ बयान आना चाहिए। कि उम्मीद है कि आगे इस तरह के कोई ना कोई बयान हमारी इंडिया से जरूर आएगा ईरान के इस मसले के। इस मसले पे आएगा। एक बात और, फिर आपको मैं समझ रहा हूं कि काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन एक सवाल और भी। सवाल ये, जो रिजीम चेंज करने की बात अमेरिका लगातार कहता रहा, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी, कि हम चाहेंगे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर अपने सैनिकों को वहां उतारेंगे। कल बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का कि वहां जमीन पे, ईरान की धरती पे अपने सैनिकों को उतारना। ये खबर भी ईरान तक तो आई ही है, जब हम तक आई हुई है तो आप तक भी है। जरा ये समझना चाहता हूं इसकी क्या प्रतिक्रिया है ईरान में, और ईरान के फोर्सेस, ईरान के लोग क्या कहते हैं? जी देखिए, अगर आपने जो बात कही रिजीम चेंज, ये एक ऐसा मसला है कि अगर हम इस पूरे पश्चिमी एशिया को देखें, और आप भी इस बात को जानते हैं, बेहतर समझते हैं कि इस पूरे रीजन में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो अमारात हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो टर्की हो, जितने भी यहाँ पे देश हैं, वो सब अमेरिका की ही आवाज बोलते हैं। अमेरिका के ही बैठाए हुए पपेट्स हैं, अमेरिका के ही पिट्ठू हैं। बस इस पूरे रीजन में ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसने आके अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया हुआ है और कहा हुआ है कि हम आपके जुल्म को सहेंगे भी नहीं और दूसरों लोगों को भी जागरूक करते रहेंगे कि अमेरिका और इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। तो सबसे जो मेन हदफ है, मेन जो मकसद है अमेरिका, मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 40 साल से, जब से ये ईरानी इनकलाब आया है, जब से क्रांति आई है 1979 से, उनका एक मकसद यह है कि किसी तरीके से ये जो क्रांति का सिस्टम है ये यहाँ पे खत्म हो जाए और सऊदी अरब जैसा, बहरीन जैसा, कतर जैसा कोई एक सिस्टम आ जाए कि जो हमारे हिसाब से चले, जो हमारी बातों को सुने, वो हमारे हिसाब से फैसले ले। तो पूरा असल हदफ उनका यही है। फिर उसमें वो कभी बहाना लाते हैं न्यूक्लियर डील का, कहते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, कभी बहाना लाते हैं ह्यूमन राइट्स का, कभी बहाना बनाते हैं ह्यूमन राइट्स का, कभी बहाना बताते हैं महंगाई का। तो असल जो उनका दिल का दर्द है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का जो इंपेरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उसका असल जो प्रॉब्लम है वो ईरान में इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं और एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं कि जिस सिस्टम में वो उनके हिसाब से ही चले, तेल उनको ही बेचे, उनके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। और तो इस वजह से यहाँ पे रिजीम चेंज जो है वो इनका हमेशा का ख्वाब रहा है। चाहे वो पिछले साल जब इन्होंने अटैक किया तब भी इनके जहन में था कि रिजीम चेंज हो जाए, चाहे वो महसा अमीनी के टाइम पे इन्होंने कोशिश की कि रिजीम चेंज हो जाए, पिछले महीने भी इन्होंने, असल में इनके सोता जागता एक ही ख्वाब है, किसी तरीके से ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाए और हमारा मनपसंद शासक आ जाए। ना इनको डेमोक्रेसी से मसला है, ना इनको न्यूक्लियर मसला है, कोई मसला नहीं। अगर इनको डेमोक्रेसी से ही इतनी मोहब्बत होती तो फिर सऊदी अरब में डेमोक्रेसी आ जानी चाहिए थी। अब तक कतर, बहरीन, अमारात, जहां जहां ये मोनार्की है, ये सब खत्म हो जानी चाहिए, वहां डेमोक्रेसी होती, वहां इलेक्शंस हो रहे होते, लेकिन वहां पे ये सब कुछ नहीं है। इससे समझ में आता है और दुनिया आज, अच्छी बात यह है कि आज दुनिया ये सब चीज समझती है कि ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है, ये जो धोखा दिया जा रहा है दुनिया को डेमोक्रेसी के नाम पे, न्यूक्लियर वेपन, ये बार बार कहते हैं। यहाँ पे आयतुल्लाह खामनई का फतवा लास्ट तक कहा, वो इसको दोहराते रहे कि हम नहीं इजाजत देता, इस्लाम ऐसे वेपन्स बनाने की इजाजत नहीं देता कि जिसमें मासूमों की जान जाए। आप देखें आज भी ईरान जितनी भी मिसाइल बना रहा है वो प्रिसिशन वाली मिसाइल से अटैक कर रहा है तेल अवीव में, जहां पे सिर्फ मिलिट्री सेंटर्स पे अटैक किया जा रहा है ताकि किसी सो कॉल्ड मासूम की जान ना जाए। अमेरिकन बेसिस पे कर रहा है, किसी भी सिविलियन टारगेट को अटैक नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन उसके मुकाबले में
यहाँ पे कम से कम 7 से 9 हॉस्पिटल्स पे जो है इजराइल ने और अमेरिकन फोर्सेस ने अटैक किया है। जंग की शुरुआत ही उन्होंने जो है वो एक प्राइमरी स्कूल पे अटैक करके की, जहां पे 170-180 लोग मारे गए हैं, जिसमें 165 जो है वो बच्चियां हैं, बाकी 14 वहां पे लेडीज टीचर हैं। तो ये जो एक मसला है कि रिजीम चेंज करना चाहते हैं ताकि अपनी ताकत को यहां पे पूरी तरीके से यूज कर सके, अपनी ताकत के लिए, अपने फायदे के लिए, तो वो चलते रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने कई बार ये आयतुल्लाह खामनेई के मुंह से सुना, जब तक ये लोग मायूस नहीं हो जाएंगे, अमेरिका और इजराइल मायूस नहीं हो जाएंगे कि ये ईरान में कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक ये कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ पे सो कॉल्ड, जो वो रिजीम का वर्ड यूज करते हैं, वो निजाम को जो बदलना चाहते हैं वो बदलने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। और आप भी देखें, हर साल कुछ ना कुछ ये किया करते हैं ताकि किसी तरीके से यहाँ पे जो एक इस्तिकामत है, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस वाली सिस्टम बना हुआ है कि उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम है, वो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रजा पहलवी भी तो लगातार आगे मैं ये बता दूं कि पब्लिक का भी जो मूड है, पब्लिक का भी जो मूड है इस चीज को लेके कि वो जमीन पे उतारेंगे, तो मुझे लगता है कि ये शायद बहुत ही अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं ट्रंप। इन्होंने खुद से ही खौफ से, ऐसे नींद से उठे, उन्होंने बता दिया, क्योंकि अगर वो जमीनी जंग करते हैं तो बहुत ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की इसमें जाने वाली हैं। आप ये समझ लें कि जो ग्राउंड लेवल की फोर्सेस हैं ईरान के अंदर, वो इंतजार कर रही हैं कि इस तरह का कोई गलत कदम अमेरिका उठाए ताकि हम अपने रहबर का जो बदला लेना है, जो इंतकाम लेना है, वो अमेरिकन फोर्सेस से आसानी से ले सके। क्योंकि अभी तो जंग सारा ऊपर से हो रही है, फिर वो जंग जो होगी उसमें ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होगा। जी हाँ, ये विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। आप बिल्कुल, चूंकि आप ईरान में हैं और आपसे बेहतर और कौन बताएगा। लेकिन एक आखिरी सवाल, और सवाल ये कि रजा पहलवी को लेकर इतनी चर्चा होती रही, अमेरिका भी एक दांव लगा कर बैठा हुआ, और रजा पहलवी के बारे में लोग, ईरान के लोग क्या कहते हैं, कितने समर्थक हैं उनके वहां पे? जी, तो समर्थक तो मैं शायद उसको देखना पड़ेगा, जिसे यहाँ पे जर्रबीन कहते हैं, वो लेंस से ढूंढना पड़ेगा कि उनके समर्थक का। रजा पहलवी के समर्थक कोई नहीं है। जो भी रजा पहलवी का समर्थक है वो पैसे का समर्थक है, वो डॉलर का समर्थक है, वो पाउंड का समर्थक है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, थोड़े बहुत यहाँ पे जो पब्लिक है, बहुत कम, मैं तो परसेंटेज भी नहीं कह सकता हूँ, कुछ 100 अफराद ऐसे हैं कि जो आते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। अभी अगर आप इंटरव्यूज देखिए, जो पिछले महीने जब लोगों को पकड़ा गया, उन अफराद को पकड़ा गया कि जो दंगा कर रहे थे, जो लोगों को मार रहे थे, उनको जब पकड़ा गया तो उनसे कहा गया कि हमसे बहुत ही नॉमिनल, मसलन इंडियन रुपीज में अगर आप कहें 10,000, 15,000 के लिए वो आगजनी कर रहे थे। बाकायदा रेट लिस्ट थी वहां पे। अगर एक इंसान को मार दोगे तो 500 मिलियन तुमान, अगर एक बैंक जला दोगे तो 200 मिलियन तुमान, अगर जाके मसलन बाइक जला दोगे तो 50 मिलियन, कार जला दोगे तो 100 मिलियन। तो ये रजा पहलवी के जो सपोर्टर्स है, सो कॉल्ड, वो रजा पहलवी के सपोर्टर्स नहीं है, वो मालो दुनिया के वो पैसे के सपोर्टर्स हैं। एक ये बात, तो कोई भी जमीन पे बेस रजा पहलवी का नहीं है। इसीलिए आप अगर ट्रंप के भी इंटरव्यूज आप देखें तो किस तरह से रजा पहलवी का मजाक बनाता है, वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप को भी क्लियर है कि वो रजा पहलवी के ऊपर बहुत बड़ा दांव नहीं खेल सकता है। उसके अलावा जो पब्लिक का मूड है, आपने सोशल मीडिया पे मीम्स बहुत देखे होंगे, मीम्स। तो रजा पहलवी फिलहाल 1 महीने 2 महीने से ईरानियन सोशल मीडिया में मीम्स का सेंटर बने हुए हैं। वो जो है बाकायदा जो इज्तिमात होते हैं, ये जो लोग जमा हो रहे हैं रात में, बाकायदा एक 5 मिनट 4 मिनट वो डेडिकेट करते हैं रजा पहलवी के लिए, और फिर रजा पहलवी के ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, रजा पहलवी का मजाक बनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि जब तुम्हारे वालिद, जो इससे पहले जो रजा शाह था, वो जब भाग गया, वो जब उसके पास कुदरत थी, वो यहां नहीं टिक सका, तो तुम किस दुनिया में हो, किस ख्वाब में जी रहे हो, किस सपने को लेके जी रहे हो कि तुम वापस ईरान आओगे और यहाँ के शाह बनोगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन जमीन के अंदर धंसा दे और फिर वो ख्वाब देखे कि मैं ईरान का शहंशाह बन जाऊंगा। तो कोई जमीन पे बेस नहीं है रजा पहलवी की, कोई यहाँ पे लोकप्रियता नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे ईरान के सपोर्टर्स हैं, इनकलाब के जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए मीम मटेरियल है रजा पहलवी, कि वो मुख्तलिफ तरीके से मीम उन पे बनाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उस पे हंसी मजाक के मटेरियल बना के अपने सोशल मीडिया पे स्प्रेड करते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका के पास, कहते नहीं है कि, मैं एक वर्ड यूज करूं, हमारे यहाँ यूज होता है, दगा हुआ कारतूस है रजा पहलवी, कि जिसको वो यूज करना चाह रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ इस तरह का होने वाला नहीं है इसमें। जी, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल कि जब बमबार्डिंग हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, और आपने भी बताया कि तेहरान में कुछ जगहों पे कल भी कुछ खबरें ऐसी आई, ऐसे में रात को इफ्तार के बाद जब लोग सड़कों पे निकलते हैं तो कोई भय, कोई डर का आलम नहीं रहता है क्या?
कि पता नहीं कहाँ, क्योंकि नहीं, भीड़ आप है। खुद और जी, आप खुद वीडियोस में देखें, आप खुद वीडियोस में देखें। मैंने इसमें शिरकत करी, तो मैंने देखा कि आप बच्चों के साथ लोग शिरकत करते हैं। हत्ता मैंने देखा है कि 2, 3, 4 महीने के छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके, प्राम में लेके लोग पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि वो इसको अपनी एक रिलीजियस ड्यूटी समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या है मसला, यहाँ पे वही आइडियोलॉजिकल मसला है। इजराइल में जो लोग रह रहे हैं वो आए थे वहां पे अय्याशी करने के लिए। उनसे कहा गया था कि आपको बड़े बड़े विलास दिए जाएंगे, फिलिस्तीनियों से छीन के बड़े बड़े बाग दिए जाएंगे। तो वो लोग जो है वो दुनिया की अय्याशियों के लिए आए हैं। लेकिन ये लोग जो रोड पे आए हैं वो अपना धार्मिक कर्तव्य समझ के, रिलीजियस ड्यूटी समझ के आ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस क्रांति को, इस सिस्टम के सपोर्ट में आए। तो किसी भी तरीके से डर नहीं है। डर होता तो लोग क्यों रोड पे होते? आप देखें, वीडियोस आपके सामने हैं, खुद मैं और भी आपके पास वीडियोस भेज दूंगा कि जहां पे लोग मतलब पूरे जोश और खरोश के साथ, अगर आपने जो इराक में चहलुम होता है, अरबईन होता है, अगर उसकी वीडियोस आपने देखी हो तो थोड़ा सा उस टाइप का माहौल है कि जहां पे गम गुस्सा भी है, सपोर्ट में भी बातें हो रही हैं, और खास साथ इमाम हुसैन की अजादारी के ऊपर, क्योंकि ये कहा गया है कि 1 हफ्ते तक, बल्कि 40 दिन का यहाँ पर ऐलान किया गया है। तो जब यहाँ शिया आइडियोलॉजी के मुताबिक जब शोक होता है तो वहां पे इमाम हुसैन की मजलिसें होती हैं, मातम होता है, लोग आंसू बहाते हैं। तो वो सारे प्रोग्राम्स बीच में होता है, और साथ साथ फिर लोग अपने नेता को भी याद करते हैं, रहबर को भी याद करते हैं, और साथ साथ एक तरह से वो अहद लेते हैं, ये ओथ लेते हैं कि जो भी अगला शख्स आएगा, जो भी अगला फर्द वली फकी बनेगा, लीडर बनेगा, हम उसका पूरी तरीके से साथ देंगे, जैसे हम अब तक आयतुल्लाह खामनेई का साथ दे रहे थे। तो आपका जो असल सवाल था वो ये है कि किसी भी तरह से कोई डर, किसी भी तरह का कोई घबराहट नहीं है। और ये सबसे बड़ी दलील है, आप वीडियोस देखें, ज्यादा तादाद में औरतें हैं, ज्यादा तादाद में बच्चे वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। इससे उस मिथ को भी तोड़ा जा सकता है कि जो हमेशा से कहा जाता है कि ईरान औरतों की आवाज को दबाता है, ईरान औरतों के हुकूक का ख्याल नहीं रखता है। कोई भी इज्तिमा हो, कोई भी रैली हो, ज्यादा तादाद में औरतें रहती हैं। अगर 5,000 आदमी है तो 10,000 औरतें वहां पे रहती हैं। हमेशा इस तरह का रेशियो रहता है। तो बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, और दिन ब दिन, यानी पहले दिन से लेके कल तीसरा दिन था, दिन ब दिन वो जो माहौल है वहां पे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लोगों के हौसले में इजाफा होता जा रहा है, और सबकी एक ही, आखिरी में जब वो प्रोग्राम खत्म होता है तो सबका एक ही रहता है, मैं फारसी में अगर कहूं कि वस्सलाम इंतकाम इंतकाम, यानी आखिरी में अगर खुदाफिजी करते वक्त एक हमारा कलमा है वो ये कि इंतकाम लेना है, हमें अपने रहबर की मौत का, रहबर की शहादत का इंतकाम लेना है। और उसके अलावा किसी भी तरह की निगोसिएशन की बात, किसी भी तरह की युद्ध बंदी की बात, किसी भी तरह की अगर सीज फायर की बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की सीज फायर की बात नहीं करनी है। इस जंग को आखिर तक लेके जाएंगे और नतीजे तक पहुंचाएंगे, ये पब्लिक कह रही है यहाँ की। जी, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में आने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि अभी किन मुसीबतों को झेल रहे हैं आप सब लोग, लेकिन उसके बाद भी हौसला बुलंद है, और ये बुलंद हौसला रहना भी चाहिए। और उम्मीद है कि जो जिस इंतकाल की बात हो रही है, इंतकाम की बात हो रही है, उस इंतकाम तक पहुँचे ईरान, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उस पर निगाहें टिकी रहेंगी, और आपसे फिर समय समय पे बातचीत होती रहेगी, गुफ्तगू करते रहेंगे, ताकि हमारे तमाम दर्शक साथी जो हैं उन तक, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक सच्चाई हम पहुंचा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया।